यहाँ कहीं थोड़ा पानी मिल जाएगा? मैंने चौंक कर देखा कि वे अपनी टोकरी में से कांच का गिलास निकालकर अनिश्चित भाव से हाथ में लिए हुए है। उसके चेहरे की रेखाएं पहले से गहरी हो गई थीं। पानी आपको पीने के लिए चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, कुल्ला करूंगी और पीऊंगी भी। ना जाने क्यों होंठ कुछ चिपक से रहे हैं। बाहर इतनी ठंड है फिर भी। देखता हूँ, अगर यहाँ कोई नल वल हो तो। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ना जाने कैसा मनहूस स्टेशन था कि कहीं पर भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही हवा के झोंकों से हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए। प्लेटफॉर्म के जंगले के बाहर से फैलकर ऊपर आए हुए दो एक पेड़ हवा में सरसरा रहे थे। इंजन के भाप छोड़ने से लंबी शू की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वहां खाड़ी सिग्नल ना मिलने की वजह से रुक गई थी। दूर कई डिब्बे पीछे एक नल दिखाई दिया तो मैं तेजी से उसकी तरफ चल दिया। ईंटों के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते का शब्द मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने चलते चलते गाड़ी की तरफ देखा। किसी खिड़की से कोई चेहरा बाहर नहीं झांक रहा था। मैं नल के पास आकर गिलास में पानी भरने लगा। तभी हल्की सी सीटी देकर गाड़ी एक झटके के साथ चल पड़ी। मैं भरा हुआ पानी का गिलास लिए अपने डिब्बे की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए मुझे लगा कि मैं उस डिब्बे तक नहीं पहुंच पाऊंगा और उस अंधेरे सुनसान प्लेटफॉर्म पर सर्दी में ही मुझे बिना सामान के रात बितानी होगी। यह सोचकर मैं और तेज दौड़ने लगा। किसी तरह अपने डिब्बे के बराबर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और वह दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर गिलास मुझसे ले लिया। फुटबोर्ड पर चढ़ते हुए एक बार मेरा पैर जरा सा फिसला, मगर अगले ही क्षण में स्थिर होकर खड़ा हो गया। इंजन तेज होने की कोशिश में हल्के हल्के झटके दे रहा था और ईंटों के प्लेटफॉर्म की जगह अब नीचे अस्पष्ट गहराई दिखाई देने लगी थी। अंदर आ जाइए। उसके ये शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे फुटबोर्ड से आगे भी कहीं जाना है। डिब्बे के अंदर कदम रखा तो मेरे घुटने जरा जरा कांप रहे थे। अपनी जगह पर आकर मैंने टांगे सीधी करके पीछे टेक लगा ली। कुछ पल बाद आंखें खोली तो लगा कि वह इस बीच में मुंह धो आई है। फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा रही थी। मेरे होंठ सूख रहे थे, फिर भी मैं थोड़ा मुस्कुराया। क्या बात है, आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। मैं कितनी मनहूस हूं, कहकर उसने अपना निचला होंठ जरा सा काट लिया। क्यों? अभी मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता? यह खूब सोचा आपने। नहीं, मैं हूं ही ऐसी, वह बोली। जिंदगी में हर एक को दुख ही दिया है। अगर कहीं आप ना चढ़ पाते तो तो उसने होठ जरा सिकोड़े। तो मुझे पता नहीं, पर उसने खामोश रहकर आंखें झुका ली। मैंने देखा कि उसकी सांस जल्दी जल्दी चल रही है। महसूस किया कि वास्तविक संकट की अपेक्षा कल्पना का संकट कितना बड़ा और खतरनाक होता है। शीशा उठा रहने से खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने खींचकर शीशा नीचे कर दिया। आप क्यों गए थे पानी लाने के लिए? आपने मना क्यों नहीं कर दिया? उसने पूछा। उसके पूछने के लहजे से मुझे हंसी आ गई। आप ही ने तो कहा था। मैं तो मूर्ख हूं, कुछ भी कह देती हूँ, आपको तो सोचना चाहिए था। अच्छा, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इससे उसके मुरझाए होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप भी कहेंगे कैसी लड़की है, उसने आंतरिक भाव के साथ कहा। सच कहती हूँ, मुझे जरा अकल नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हूं पर अकल रत्ती भर नहीं है, सच। मैं फिर हंस दिया। आप हंस क्यों रहे हैं? उसके स्वर में फिर शिकायत का स्पर्श आ गया। मुझे हंसने की आदत है, मैंने कहा। हंसना अच्छी आदत नहीं है। मुझे इस पर फिर हंसी आ गई। वह शिकायत भरी नजर से मुझे देखती रही। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो रही थी। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी सहसा हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर जोर से खांसने लगा। खांसी का दौरा शांत होने पर उसने कुछ पल छाती को हाथ में दबाए रखा, फिर भरी आवाज में पूछा, क्या वजह है? 11:15, मैंने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया। कुल 11:15, उसने निराश स्वर में कहा और फिर लेट गया। कुछ ही देर में वह फिर खर्राटे भरने लगा। आप भी थोड़ी देर सो जाइए। मैं पीछे टेक लगाए शायद कुछ सोच रही थी या केवल देख रही थी। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए, मैंने कहा।
मैंने आपसे कहा था ना मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती। आप सो जाइए। मैंने लेटकर कंबल ले लिया। मेरी आंखें देर तक ऊपर की बत्ती को देखती रहीं जिसके साथ झुलसा हुआ कीड़ा चिपक कर रह गया था। रजाई भी ले लीजिए, काफी ठंड है, उसने कहा। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं बहुत से गर्म कपड़े पहना हूं। ले लीजिए, नहीं बाद में ठिठुरते रहिएगा। नहीं, ठिठुरूंगा नहीं, मैंने कंबल गले तक लपेटते हुए कहा। और थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती रहे तो अच्छा लगता है। बत्ती बुझा दूं? कुछ देर बाद उसने पूछा। नहीं, रहने दीजिए। नहीं, बुझा देती हूँ, ठीक से सो जाइए। और उसने उठकर बत्ती बुझा दी। मैं काफी देर अंधेरे में छत की तरफ देखता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी। शायद रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी जब इंजन के भोंपू की आवाज से मेरी नींद खुली। वह आवाज कुछ ऐसी भारी थी कि मेरे सारे शरीर में एक झुरझुरी सी भर गई। पिछले किसी स्टेशन पर इंजन बदल गया था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो मैंने सिर थोड़ा ऊंचा उठाया। सामने की सीट खाली थी। वह स्त्री ना जाने किस स्टेशन पर उतर गई थी। इसी स्टेशन पर ना उतरी हो, यह सोचकर मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया और बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह गया था और बत्तियों की कतार के सिवा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शीशा फिर नीचे खींच लिया। अंदर की बत्ती अब भी बुझी हुई थी। बिस्तर में नीचे को सरकते हुए मैंने देखा कि कंबल के अलावा मैं अपनी रजाई भी लिए हूं, जिसे अच्छी तरह कंबल के साथ मिला कर दिया गया है। गर्मी की कई एक सिरहने एक साथ शरीर में भर गईं। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी अब भी उसी तरह जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मोहन राकेश की अपरिचित उतनी अपरिचित भी नहीं लगी ना? जी। इस कहानी की विशेषता है कि यहाँ आपको सब कुछ सही तरीके से फ्रेम दर फ्रेम, शब्द दर शब्द घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं रहे आप, साथ ही साथ एक चलचित्र बनता जा रहा है। यहाँ तक कि आप अपने फेवरेट हीरो हीरोइन को, नसरुद्दीन शाह हो, शबाना आजमी हो, स्मिता पाटिल हो, इरफान खान हो, उन सबको या अपने किसी भी फेवरेट हीरो हीरोइन को आप यहाँ के प्रोटेगनिस्ट के अंदर उस आदमी और उस औरत के रूप में फिट करके बड़े ही आराम से इस कहानी को पढ़ते हुए साथ ही साथ मूवी का मजा ले सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस कहानी की विशेषता है सिनेमैटोग्राफी, यानी कि यहाँ फ्रेम दर फ्रेम, शब्द दर शब्द एक छायांकन की प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। पूरी की पूरी मूवी है इस पेज के अंदर। कैसे? इसमें सबसे जो बड़ी बात थी वो थी सेटिंग क्रिएट करना। यहाँ पर आप सोचिए कि रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ कहानी की शुरुआत करता है मैं से। मैं यूजुअली कहानियों में बहुत उम्दा या बहुत मजबूत पक्ष नहीं माना जाता। ऐसा लगता है कि मैं कहने पर जो कहानी है वो थोड़ी सी बैकड्रॉप में चली जाती है, पर ऐसा हुआ नहीं है। मोहन राकेश ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे से निभाया है। और मज़ेदार बात कि वो आदमी और वो औरत जो यहाँ पर मेन प्रोटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, हमें अंत तक उनका नाम नहीं पता चलता और उसके बावजूद हमें उससे कोई फ़र्क नहीं लगता। कहानी की बात करूं तो ये जो कहानी है ये आधे घंटे भर की कहानी है। आधे घंटे भर में लिखी या पढ़ी नहीं गई है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि इसका जो कालक्रम है, इसमें जितना भी संवाद है वो लगभग 11:15 बजे के करीब शुरू होता है और 11:45 के करीब खत्म हो जाता है। और ये दोनों ही एलिमेंट्स इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो यहीं पर बताए गए हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि रात का वक्त है, सर्दियां हैं, कोहरा जो है शीशे पर जम रहा है। दो तीन चीजें बड़े ही अस्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर दी गई हैं कि वो आदमी अकेला नहीं है उस डिब्बे में। सामने के बर्थ पर एक आदमी और लेटा हुआ है जो खर्राटे भर रहा है। मजेदार बात कि वो आदमी वहां मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ इतनी ही है कि वो खर्राटों के रूप में एक बैकड्रॉप या एक बैकग्राउंड नॉइस देगा। उसके अलावा उसका इस कहानी में कोई रोल नहीं है। सामने के बेड पर एक और औरत बैठी हुई है जिसकी आंखों में गहरी उदासी छाई हुई है।
फिर से एक मजेदार बात कि यहाँ उस औरत की खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी आंखों की उदासी पर जोर दिया गया है, क्योंकि यही उदासी इस पूरी कहानी का सेंट्रल थीम है। वो आदमी उस औरत की तरफ अट्रैक्ट भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उदास है। उसके बाद दोनों किरदारों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए एक और एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो है वो छोटी सी बच्ची, बिट्टू। ये बच्ची कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती, पर उसके बावजूद उस आदमी और उस औरत यानी कि प्रोटेगनिस्ट के बीच में डायलॉग का ब्रिज इसी बच्ची के कारण शुरू होता है। और अब जब एक बार संवाद शुरू हो जाता है तो हमें धीरे धीरे उन दोनों किरदारों के फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। उनकी जिंदगी एक्चुअली में क्या है और वो यहाँ पर क्यों है, इसका कुछ कुछ हिंट हमें इस कहानी में मिलते हुए चलता है। औरत अपने पति को जहाज पर चढ़ा कर आ रही है। पति का नाम दीशी है। फिर से ध्यान दीजिए, औरत का नाम नहीं मालूम, लेकिन उसके पति का नाम दीशी है और बेटी का नाम बिट्टू है, ये हमें बड़े आराम से पता चल रहा है। अब दीशी एक टिपिकल इंडियन मेल है। वो अपनी पत्नी को वो सब चीजें देखते हुए करते हुए देखना चाहता है जो उसकी पसंद की हो। उसके लिए मायने नहीं रखता कि उसकी पत्नी की इच्छाएं क्या हैं, लेकिन पत्नी पत्नी वो हर काम करना चाहती है जो उसके पति को पसंद हो, पर उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं और कर नहीं पाती, और इस चक्कर में भयंकर अवसाद से गुजर रही है। वही अवसाद जो उदासी के रूप में उसकी आंखों से झांकता हुआ दिखाई देता है। अब ये सारी बातें हमें कहाँ से स्पष्ट हुई? सिर्फ और सिर्फ मोहन राकेश ने हमें जो उसकी जिंदगी का खाका दिखाया कि कैसे वो दीशी को अपने गहने बेचकर विदेश भेज कर आ रही है, कैसे दीशी ने कभी उसकी बच्ची को, कभी उनकी अपनी बच्ची को गोदी में नहीं उठाया, और कैसे दीशी उसे मेंढकी तक कहकर पुकारता है या उसका मजाक उड़ाता है। ये सब बातें आधे घंटे के कॉन्वर्सेशन के बीच में ही वो औरत उस अपरिचित आदमी को कह डालती है। सुनने में अजीब लगता है, पर होता ऐसा ही है कि हम अक्सर अपने मन को खोलकर किसी अपरिचित के सामने ही रखते हैं। अपने अपनों से और अपने परिचितों से तो हम सामने एक आवरण ओढ़ लेते हैं। शायद हम चाहते हैं कि वो अपने आप ही हमें जान ले, पहचान ले, एक माइंड रीडर की तरह बिहेव करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और मुझे लगता है कि रिश्तों में डिप्रेशन आने का या गैप आने का बहुत बड़ा रीज़न ये नॉन कम्युनिकेशन ही रहता है। खैर, ऐसा कई जगह होता है, कई बार होता है, और लगभग हर घर में होता है। तो ऐसे ही हर घर की कहानी कहते हुए वो औरत अपने पति की और अपनी बेटी के बाद उस आदमी से कहती है, और बातों ही बातों में उस आदमी की जिंदगी के बारे में भी कुछ जानना चाहती है। अब वो आदमी जो यहाँ मुख्य वक्ता है, जो यहाँ का मुख्य किरदार है, भूमिका निभा रहा है, वो एक बस हल्का सा हिंट देता है कि उसकी पत्नी लेक्चरर है और बहुत लेक्चर देती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष में वो उस औरत से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद मोहन राकेश हमें इस किरदार की भी बैकड्रॉप समझाते हैं जब वो उसके दिमाग में एक मोनोलॉग या सोलिलोकी कह सकते हैं बुलवाते हैं, जिसमें वो इंसान सोच रहा है कि कैसे उसकी पत्नी नलिनी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ गैप उल्टा है। यहाँ ये आदमी इंट्रोवर्ट है, वो खुद में समेट कर रहना चाहता है, जबकि पत्नी एक्सट्रोवर्ट है और चाहती है कि समाज में उनका नाम हो, वो आगे बढ़े, महत्वाकांक्षी है। दोनों के नेचर नहीं मिलते। कुछ कुछ हद तक आदमी और औरत जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं इंट्रोवर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट्स हैं, उन दोनों के नेचर भी आपस में नहीं मिलते। और अपने पति और अपनी पत्नी से तो उनका नेचर बिल्कुल ही अलग है। ये सारी बातें, ये सारी साइकोलॉजिकल लेयर्स मोहन राकेश ने इस छोटी सी कहानी में बहुत ही उम्दा तरीके से उभार कर रखती हैं। अब आप सोचिए, अगर इस कहानी पर मूवी बनाई जाए, इस कहानी पर अगर मूवी बनाई जाए तो कितना आसान होगा डायरेक्टर के लिए। उसे ये तक पता है कि बच्ची के बाल भूरे हैं और उसने गुलाबी टोपी पहनी है। उसे अच्छे से मालूम है कि रात के 11:15 बजे एक सुनसान जगह से निकलती हुई ट्रेन को किस तरह से क्रिएट करना है। ज़्यादा किरदारों की भी ज़रूरत नहीं है, टोटल 4 किरदार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फ्लैशबैक में हमारे को 2 किरदार मिलते हैं, दीशी और नलिनी, उनको बड़े ही उम्दा तरीके से विस्तार किया जा सकता है। जब कहानी की फिल्म बनाई जाए तो नलिनी और इस आदमी
और दिशी और उस औरत के बीच की जो घटनाएं हैं उनको पर्दे पर दिखाकर एक इम्प्रेसिव मूवी बनाने की पूरी पूरी संभावना इस कहानी के अंदर मोहन राकेश ने छोड़ी है कह रही हूँ क्योंकि ये कहानी है, नाटक नहीं है, मूवी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। मोहन राकेश ने बहुत चतुराई से छोटी सी कहानी के अंदर प्रचुर संभावनाएं देते हुए उसे खत्म कर दिया है। इसके अलावा मैं बात कर रही थी उस आदमी की जो खर्राटे ले रहा है। यहाँ पर वो एक डाइवर्शनल एलिमेंट है जिससे ध्यान बटाया जा सकता है। कोई भी टेंस सिचुएशन होगी तो वो आदमी का नाम लिया जा सकता है। जैसे कि शुरुआत में उनका जो कॉन्वर्सेशन ब्रेकर है उसके अंदर एक बात आती है कि ये आदमी खर्राटे ले रहा है, मैं तो नहीं सो पाती, ये कितनी चैन से सो रहा है। ये एक बात थी। दूसरी बात, कीड़ा। जी ध्यान से सुनिएगा, बत्ती के आसपास एक कीड़ा उड़ रहा है। सोचेंगे तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसको कहानी में जोड़ देने से एक थिएट्रिकल एलिमेंट हमें मिल गया है। एक और ऐसी चीज जिससे जैसे ही सिचुएशन टेंस हो या डायलॉग्स की कमी पड़े, आप उस कीड़े की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हीरो कीड़े को देख रहा है और देखते हुए क्या सोच रहा है उसको ऑडियंस, उसको जो उसके व्यूअर्स हैं, बहुत ही आसानी से महसूस कर पाएंगे। तो देखा आपने, इस कहानी के अंदर सिनेमैटोग्राफी, छायांकन लाने से कितना कितना इसका स्तर ऊपर हो जाता है। और हाँ, एक बात और बताती चलूं कि जब आप ऐसी कहानी लिखते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सेटिंग, बैकड्रॉप, रोल प्ले, इन तीनों पर काम करना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के साथ और अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालते हुए फिर लौटूंगी मैं, अनुपमा सरकार। तब तक के लिए नमस्कार।